नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आज एक नए टॉपिक को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो हाल फिलहाल में चर्चा का विषय है वीबीजी रामजी विधेयक। आखिरकार वीबीजी रामजी विधेयक क्या है और किसके स्थान पर लाया गया है और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। परंतु एक छोटा सा हम देखें कि बड़ा सरल सा ना है, इसको ध्यान में रखना। वीबीजी और राम जी, बस यही नाम है। इसकी फुल फॉर्म भी हम देखेंगे कि आखिरकार इसका पूरा मतलब क्या है। लेकिन देखिए, दो व्यक्तित्व है। राम जी जो हमारे लिए, सबके लिए आदर्श हैं, तो वो तो है ही, और साथ साथ वर्तमान में एक और व्यक्तित्व है वीबी जी, तो इसको तो सलाम सबको ठोकना ही पड़ेगा। तो आखिरकार ये याद रह जाएंगे वीबी जी और राम जी, तो वीबी जी राम जी, तो ये हमारा विधेयक है और इसका क्या मतलब है, क्या क्या इसमें नए प्रावधान किए गए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देखें, और जैसा कि हमें पता है कि ये जो विधेयक है वो मनरेगा के स्थान पर लाया गया है, तो सबसे पहले हम इस पर थोड़ा सी दृष्टि डाल लें आखिरकार क्या है। और जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको नरेगा हम कहते हैं, जो 2005 में आया और 2 फरवरी 2006 में जो लागू किया गया है। और पहले चरण में देश के 200 सबसे पिछड़े ज़िलों में इसको क्रियान्वित किया गया था, और उसके बाद जो दूसरा चरण इसका आया था, जो कि 2007-08 में 130 ज़िले और जोड़े गए थे, और आरंभिक लक्ष्यों के अनुसार उसे 5 वर्षों की अवधि में पूरे देश में लागू करना था। परंतु तीसरा चरण जो 1 अप्रैल 2008 में ही इसको, जो बाकी सभी बचे हुए 274 ज़िलों में इसको लागू कर दिया था। तो इस प्रकार ये हमारे पूरे भारत में 1 अप्रैल 2008 में इसको लागू कर दिया गया था। परंतु आपको पता है कि 2 अक्टूबर 2009 को जैसा कि इसका नाम बदल दिया गया था, और इसमें महात्मा गांधी शब्द और जोड़ दिया था, तो 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम मनरेगा कहते हैं, वो इसका रख दिया गया था। तो ये एक प्रारंभिक जानकारी जो नरेगा से मनरेगा तक हमने देखी है। और ये अधिनियम जो है वो आपको पता है कि परिवारों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक वयस्क सदस्यों को कम से कम 100 दिनों की मजदूरी आधारित रोजगार देने की गारंटी ये जो मनरेगा वो देता है, जिसमें अकुशल शारीरिक श्रम, यानी किसी स्किल की आवश्यकता नहीं होती, इस प्रकार के जो श्रम है जो उसकी ये गारंटी देता है। और अभी जो वीबीजी रामजी विधेयक 2025, इसका हम पूरा देखें तो विकसित भारत रोजगार आजीविका के लिए गारंटी मिशन इसका पूरा नाम है ना। तो वीबी से तो मतलब ये हो गया कि विकसित भारत हो गया ये, है ना, और ये जी आपका यहाँ आया तो इसका मतलब गारंटी हो गया, और इस रा से ये रोजगार हो गया और आजीविका हो गया, रा बन गया इसे, और एम से ये मिशन बन गया, और जी से ये ग्रामीण बन गया। इस प्रकार ये पूरा इसका नाम हुआ विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण, है ना। तो अब इसमें मुख्य बात, जैसा कि हमने मनरेगा के बारे में देखा, जो 100 दिनों की गारंटी देता है, ये 125 की यहाँ बात की है, 125 दिनों की यहाँ गारंटी दी जाती है। इस प्रकार एक रोजगार में यहाँ वृद्धि की बात की गई है। भविष्य की अगुवाई में पंचायतें करेंगी, योजना बनाने की शक्ति ग्राम सभा और पंचायतों के पास है। किस प्रकार से होगी ये, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल कर आती है, वो देखिएगा कि ये जो विकसित भारत जी राम जी विधेयक है, वो विकसित भारत 2047 का जो सरकार का विजन है उसके अनुरूप है। पुनः यहाँ हम बात कर रहे हैं, ये अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए है, ध्यान रखिएगा। प्रति वित्तीय वर्ष मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाना, 125 दिन इसके अंतर्गत रखे गए। विकसित भारत के लक्ष्यों को पाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाए जाना, इसके लिए जो पब्लिक वर्क है उसको एक साथ सामूहिक रूप से करके लागू करना, सबको मिलाकर लागू करना, इस प्रकार ये 125 दिनों को लेकर इसमें बात की गई है। इसमें जो महत्वपूर्ण हम देखें तो वो चर्चा इसमें की गई है, एक तो की गई है सशक्तिकरण की, एम्पावरमेंट की, यानी सशक्तिकरण मतलब यहाँ ग्रामीण लोगों को
जो काम है वो संसाधन है और क्षमता देना ताकि वो आत्मनिर्भर कर बन सके, यानी ग्रामीण क्षेत्र को लिए गए वहाँ सशक्तिकरण करना, उनको मजबूत करने की यहाँ इसमें इस पर फोकस रखा गया। साथ ही साथ विकास डेवलपमेंट की बात की है, और इसमें क्या होगा, गाँव में सड़क, तालाब, नहर, जल संरचनाएं और आजीविका से जुड़ी हुई ढांचा विकसित करना है, यानी ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है और वहाँ संसाधन उपलब्ध करवाने, इससे वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र क्या हो, मजबूत हो। इसी प्रकार कन्वर्जेंस यानी अभिसरण की बात की गई है। इस कन्वर्जेंस का मतलब ये हुआ कि अलग अलग जो योजनाएं सरकार की हैं, चाहे वो जल विभाग की है, चाहे ग्रामीण विकास मंत्रालय की है, जो भी हैं उनको एक साथ जोड़कर कार्य किया जाए। उसमें जो वीबी जी राम जी है उसको भी साथ लेकर चले, और ऐसा क्यों होगा, जब सब मिलकर कार्य करेंगे, योजनाओं को आपस में जोड़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास आगे होगा। तो यहाँ हमने 3 शब्द तो देख लिए, सशक्तिकरण देख लिया, विकास देख लिया और अभिसरण देख लिया, और एक और है संतृप्तिकरण, है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है और यही लक्ष्य है। इसको अगर हम बारीकी से देखें तो इसका मतलब ये हुआ सेंचुरेशन का कि जो चयनित क्षेत्र है या जो लोग हैं जिनके बारे में हम कोई योजना लेकर आ रहे हैं उनका 100% कवरेज हो, यानी कोई भी जो उस योजना के अंतर्गत आ रहा है वो उसके लाभ से वंचित नहीं रहे, यानी उसकी आवश्यक जो भी चीज़ें हैं, आवश्यक संरचना है वो पूरी की पूरी हो, कोई कमी उसके अंतर्गत नहीं रहे। तो इस प्रकार से जो लक्ष्य रखा गया है, जिसमें समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को नींव को मजबूत होती है। यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 महात्मा गांधी नरेगा को प्रतिस्थापित करते हुए आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाला एक आधुनिक वैधानिक ढांचा प्रदान करता है, जो विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप है, जैसा कि हमने इसके अंतर्गत बात की है। तो महत्वपूर्ण अभी अब ये 4 जो हमने देखे हैं, जो कि सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण और संतृप्तिकरण, है ना, तो ये 4 महत्वपूर्ण 125 दिनों की इसके अंतर्गत बात की। इसके अलावा इसकी कुछ विशेषताओं को लेकर हम बात करें तो यहाँ ये रोजगार की वैधानिक गारंटी में वृद्धि करता है, जैसा कि आपने देखा 125 दिनों के मजदूरी की रोजगार की वैधानिक गारंटी इसके अंतर्गत होती है, और इसके अंतर्गत धारा 5A के अंतर्गत ये कि परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों, यानी जो ये कार्य है बिना स्किल के ये करना चाह रहे हैं, उनको के लिए 125 दिनों का रोजगार इसके अंतर्गत रखा गया है। यहाँ अकुशल शारीरिक कार्य से कोई भौतिक कार्य अभिप्रेरित है, यानी कोई ना कोई भौतिक कार्य किया जाएगा जिसमें किसी प्रकार की कोई स्किल की आवश्यकता नहीं है, जिसे कोई वयस्क व्यक्ति किसी कौशल या विशेष प्रशिक्षण के बिना करने में समर्थ है। कोई ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई विशेष ट्रेनिंग लेकर आए। और गृहस्थी से इसका मतलब है परिवार के ऐसे सदस्य अभिप्रेरित हैं, ऐसे सदस्य शामिल होंगे जो रक्त, विवाह, दत्तक द्वारा एक दूसरे से संबंध है, या तो रक्त से विवाह या गोद लिया गया हो, या सामान्यतः एक साथ निवास करते हों तथा मिलकर भोजन करते हो, या एक सामान्य राशन कार्ड रखते हों, वो होगा। और एक परिवार से एक वयस्क सदस्य को 125 दिनों का यहाँ रोजगार मिलेगा, परंतु ध्यान रखिएगा यहाँ 18 वर्ष की आयु उसकी होनी जरूरी है, ठीक है। साथ ही साथ हमने देखा कि पूर्व में उपलब्ध 100 दिनों के रोजगार के अधिकार की तुलना में यह वृद्धि ग्रामीण परिवारों को आजीविका को सुरक्षा प्रदान करती है, जैसा कि अभी पहले 100 दिनों की बात की गई, अब 125 दिनों की बात की गई है। तो काम को पहले से अनुमानित करती है और उनकी आय को अधिक स्थिर बनाएगी, क्योंकि 125 दिन का है तो निश्चित रूप से उनकी जो आय है वो मुख्य रूप से बढ़ेगी, और इसके साथ ही राष्ट्रीय विकास में अधिक प्रभावी और सार्थक योगदान देने में सक्षम बनाती है। क्या अभी ये वीबी जी राम जी, और क्यों नहीं होगा सार्थक, क्यों नहीं बनाएगा? एक सार्थक पुरुष इसके साथ जुड़े हैं, एक तो हमारे राम जी जो सबके लिए आदर्श हैं, पूजनीय हैं, और एक आपको पता ही है बार बार क्या कहें, वीबी जी, तो है ना। तो बड़ा मजाकिया तौर पर बता रहा हूँ। यहाँ ग्रामीण जो है उसकी बात करें, ग्रामीण क्षेत्र से तत्समय प्रवृत्ति किसी ग्रामीण क्षेत्र का यहाँ क्या मतलब है, तो यहाँ स्थापित या गठित किसी स्थानीय निकाय या किसी छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के सिवाय किसी राज्य में कोई भी क्षेत्र उसके अभिप्रेरित है उसका क्षेत्र, इसके अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र है और छावनी बोर्ड है वो शामिल नहीं होगा, उसके अलावा सभी क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, द मोस्ट, इसमें ये भी ध्यान में रखिएगा, जो हम बात कर रहे हैं कृषि ग्रामीण श्रम के बीच संतुलित प्रावधान की, इसमें क्या किया गया है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ कृषि प्रधान है, कृषि पर अधिकांश लोग जुड़े हुए हैं,
इसलिए जो बुआई या कटाई के समय सीजन का समय होता है, उस दौरान कृषि में लेबर की आवश्यकता होती है, कृषि श्रम की उपलब्धता होती है। और उसी पैरेलल अगर हम उस पहले जो मनरेगा है या नरेगा चल रहा है, या अब वर्तमान में वीबी जी राम जी की बात करें, अगर वो चलाया जाएगा तो जो किसान है उनको लेबर की उपलब्धता कम हो जाएगी। इसलिए यहाँ ये एक प्रकार से ये इंटरवल दिया गया, एक ब्रेक दिया गया है, और वो 60 दिनों का ये ब्रेक है। यानी ये अधिनियम राज्यों का एक वित्तीय वर्ष में कुल 60 दिनों का समेकित विराम अवधि अधिसूचित करने का अधिकार प्रदान करता है, जो धारा 6 में इसके अंतर्गत बात की गई है। यानी श्रमिकों को मिलने वाले कुल 125 दिनों के रोजगार के अधिकार को यथावत बनी रहेगी। यानी 125 के दिनों में तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन शेष अवधि में प्रदान किया जाएगा, जिसमें कृषि उत्पादकता और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के मध्य संतुलित समायोजन हो। 125 दिन का रोजगार भी रहेगा, और 60 दिन जब सीजन का समय आएगा, या तो बुआई का है या कटाई का है, तो उस समय विराम की स्थिति, यानी उसमें एक प्रकार से इंटरवल रखा जाएगा। समय पर मजदूरी भुगतान की इसमें बात की गई है। यह अधिनियम मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर, यानी साप्ताहिक आधार पर उनका भुगतान किया जाएगा। और किसी ऐसी परिस्थिति हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि कार्य की समाप्ति के 15 दिन के भीतर तो किए जाने के अनिवार्य करता ही करता है। साप्ताहिक तो देनी है, लेकिन कोई ऐसी स्थिति हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसे 15 दिन के भीतर तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। निर्धारित अवधि से किसी से अधिक विलंब होने की स्थिति में अनुसूची सेकंड में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार विलंब मुआवजा भी, अगर फिर भी देरी होती है तो उसका मुआवजा देना पड़ेगा, जिससे मजदूरी सुरक्षा को सुदृढ़ इस प्रकार मजदूरी सुरक्षा सुदृढ़ होती है, और श्रमिकों को विलंब से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार उनको एक संरक्षण मिलेगा। मोस्ट बात है, थोड़ा यहाँ भी ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या किया गया है कि टिकाऊ और उपयोगी ग्रामीण अवसंरचना से जुड़ा हुआ रोजगार है। इस अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी रोजगार को 4 प्राथमिक विषयगत क्षेत्रों में टिकाऊ सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सर्जन के साथ स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है। 4 प्राथमिक विषयों पर इसके अंदर कार्य किया जाएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। धारा 4(2) अनुसूची फर्स्ट के साथ ये है, ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला हम देखें प्राथमिकता वाला कार्य जल सुरक्षा एवं जल से संबंधित कार्य, यानी इस वीबी जी राम जी के अंतर्गत सब जो जल सुरक्षा है, जल से संबंधित कार्य किए जाएंगे। जिस प्रकार जल का संरक्षण किया जाए, किस प्रकार जल स्तर को बढ़ाया जाए, उनसे जुड़े हुए कार्य इसके अंतर्गत प्राथमिकता में रहेंगे। सेकंड, मुख्य ग्रामीण अवसंरचना, इस प्रकार की कार्य किए जाएंगे जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की जो अवसंरचना है, स्ट्रक्चर है, वो मजबूत होगा, जैसे सड़क का, पुल का, या ऐसे कोई भी कार्य जिसके अंतर्गत ग्रामीण जो अवसंरचना है वो मजबूत हुए। यानी कहने का तात्पर्य ऐसा हो कि शहरों में और ग्रामीण क्षेत्र में फर्क न दिखे। तो ऐसा आप देखें कि शहरों में तो हर प्रकार की अवसंरचना है, जो आधारभूत स्ट्रक्चर है वो मजबूत है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर है। इसलिए इस वीबी जी राम जी के अंतर्गत ग्रामीण जो क्षेत्र है उसकी अवसंरचना पर भी कार्य इसके अंतर्गत किया जाएगा। थर्ड है कि आज ये जाएंगे, जैसे हम जानते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो कृषि से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है कृषि में इस प्रकार की स्थिति मजबूत करनी कि कृषि के साथ साथ जो कृषि से जुड़े हुए अन्य अप्रत्यक्ष जो कार्य होते हैं, जैसे पशुपालन हो गया, कृषि प्रसंस्करण हो गया, तो उन पर भी महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत कार्य किया जाए। और चौथा महत्वपूर्ण है इसमें प्रतिकूल मौसमी घटनाओं के प्रभाव को कम करने वाले कार्य। ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है, बाढ़ की स्थिति हो सकती है, अकाल की स्थिति हो सकती है, और कोई भी ऐसी प्रतिकूल मौसमी घटनाएं हो सकती हैं, उनके प्रभाव को कम करने वाले भी कार्य इसके अंतर्गत किए जाएंगे। तो ये 4 जो महत्वपूर्ण जो विषय हैं, क्षेत्र हैं, उनको लेकर वीबी जी राम जी पर कार्य किया जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि सभी जो कार्य है वो नीचे से लेकर ऊपर, यानी गांव स्तर से प्रस्तावित किए जाएंगे, तथा सर्जित सभी परिसंपत्तियों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टेज में समेकित किया जाएगा, और उच्च स्तर पर उसको एक तरह से समेकित किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, ताकि सार्वजनिक संसाधनों का कन्वर्जेंस, विखंडन से बचाव हो, है ना। क्योंकि हमने ऊपर देखा था कि हमने देखा विकास की बात की गई है ना, समन्वय की बात की, समन्वय को कन्वर्जेंस कहा
कहा जाता है। मतलब जितनी भी योजनाएं हैं उनको एक साथ जोड़ना जिससे संसाधनों का दुरुपयोग न हो, ठीक है, जिसे विखंडन से बचा जाए, है ना। स्थानीय जरूरतों के अनुसार आवश्यक ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण किया जाए और सेचुरेशन लक्ष्य के आधार पर परिणाम आधारित योजना सेचुरेशन की हमने बात की थी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसे लोग जो उस योजना के अंतर्गत आते हैं वो उससे वंचित न रहो। तो इस प्रकार सभी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी अवसंरचना को और जो सेचुरेशन के लक्ष्य है, जो भी हमने मापदंड तैयार किए हैं वो उससे वंचित न रहे। तो इस प्रकार ये कार्य इसके अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर अभिसरण के साथ विकेंद्रीकृत योजना है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक जो योजनाएं एक दूसरी जो योजनाएं आपस में जोड़नी है, लेकिन साथ ही साथ वो विकेंद्रीकृत हो, केंद्रीकृत न हो। यानी कि ऐसा नहीं है किसी सेंट्रल पर या किसी एक व्यक्तित्व पर या किसी सरकार के कंट्रोल में रहे, ऐसा नहीं है। वो विकेंद्रीकरण की बात इसके अंतर्गत की गई है। इसमें हम देखें तो सभी कार्य विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं से प्रारंभ होंगे, यानी ग्रामीण यानी जो निचला स्तर है लोगों की जो सहभागिता है उसको बढ़ाने का यहाँ बात रखी गई है। जिन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर सहभागिता पूर्ण प्रक्रियाओं के माध्यम से तैयार किया जाएगा, यानी सभी की सहभागिता रहेगी तथा ग्राम सभा द्वारा उसको अनुमोदित भी किया जाएगा। जो धाराएं 4(a)(1) और 4(3) पर इसके चर्चा की गई है। इस योजना को पीएम गति शक्ति सहित राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के साथ, ये ध्यान रखिएगा, पीएम गति शक्ति है ना, जो राष्ट्रीय उसके साथ डिजिटल व स्थानिक रूप से एकीकृत किया जाएगा, जिसमें संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण के अंतर्गत कंजर्वेशन संभव होता है, जबकि स्थानीय स्तर पर विकेंद्रित निर्णय निर्माण को यथावत बनाया रखाया जा सकता है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र जुड़ेगा, है ना। तो नीचे से लेकर ऊपर तक जुड़ेंगे तो इसका मतलब ये विकेंद्रीकृत है और साथ साथ विभिन्न जो योजनाएं हैं उनको एक साथ जोड़ने का इसके अंतर्गत बात की गई है। कन्वर्जेंस की बात इसके अंतर्गत की गई। यह एकीकृत योजना निर्माण का फ्रेमवर्क मंत्रालयों और विभागों को कार्यों की अधिक प्रभावी योजना बनाने और क्रियान्वयन करने में सक्षम बनाएगा, दोहराव से बचाव करेगा और सार्वजनिक संसाधनों की अपव्यय रोकने में सहायता होगा तथा सेचुरेशन के आधारित परिणामों के माध्यम से विकास की गति को तेज करेगा। क्योंकि सभी योजनाएं आपस में जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होगा। जब मान लीजिएगा कि वीवीजी राम जी के अंतर्गत कोई सड़क निर्माण किया जा रहा है तो उसके साथ जो जल विभाग है उसको भी साथ जोड़ा जाएगा। अगर वहाँ पाइपलाइन बिछानी है तो इसका मतलब पाइपलाइन का भी कार्य किया जाएगा, सड़क निर्माण का कार्य भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार सड़क बन गई फिर उसको तोड़ा जाए फिर पाइपलाइन हो, तो इससे संसाधनों का दुरुपयोग रोका जाए। यानी सभी जो योजनाएं हैं उनको आपस में उसके अंतर्गत जोड़ना है, ठीक है। आगे हम इसमें देखें सुधारित वित्तीय संरचना की इसमें बात करें कि ये जो अधिनियम है एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, यानी केंद्र के द्वारा है ये, लेकिन ये इसका जो क्रियान्वयन किया जाएगा वो राज्य सरकार के द्वारा, जिसके राज्य द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित और क्रियान्वित करेगा कौन, राज्य सरकार करेगा। इस अधिनियम के बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यहाँ से भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के बीच निधि साझा करने का तरीका पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए 90:10 है, यानी 90 केंद्रीय सरकार और 10 वहाँ की सरकार है। सभी अन्य राज्यों तथा विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60-40 का इसके अंतर्गत अनुपात रखा गया है। निधि राज्यवार मानकीकृत आवंटनों के माध्यम से प्रदान की जाएगी, जो नियमों में निर्दिष्ट वस्तुनिष्ठ मानकों पर आधारित होगी, जिसमें पूर्व नियमित वित्तीय अनुशासन और सुदृढ़ योजना निर्माण सुनिश्चित होगा। साथ ही रोजगार तथा बेरोजगारी भत्ते संबंधी वैधानिक अधिकारों का पूर्ण संरक्षण इसके अंतर्गत दिया जाएगा। तो ये इसके अंतर्गत बात की गई है। प्रशासनिक क्षमता की सुधार की हम बात करें तो प्रशासनिक व्यय की अधिकतम सीमा 6% से बढ़ाकर 9% कर दी गई है, जिससे बेहतर मानव संसाधन उपलब्धता, प्रशिक्षण, तकनीक क्षमता तथा मैदानी स्तर पर सहायता सुदृढ़ होना, ये संस्थानों के परिणामों का प्रभावी रूप से प्रदान करने की क्षमता इसके अंतर्गत है, जो 6 से 9% के अंतर्गत रखी गई है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विकसित भारत रोजगार आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 जिसकी हमने बात कर रहे हैं, जो विकसित भारत 2047 के विजन पर आधारित है, उसके अनुरूप है। भारत की ग्रामीण रोजगार व्यवस्था के लिए नया और मजबूत रूप प्रदान करने की दिशा में एक निर्णायक कदम प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी को 125 दिन
यानी पहले 100 दिन था, अब 125 दिन है। यह अधिनियम काम मांगने के अधिकार को और मजबूत करता है, साथ ही विकेंद्रीकृत और सहभागितापूर्ण शासन को बढ़ावा देता है। यह पारदर्शी नियम आधारित वित्त पोषण, जवाबदेही तंत्र, है ना, और टेक्नोलॉजी सक्षम समायोजन, कन्वर्जेंस आधारित विकास का एकीकृत करता है, ताकि ग्रामीण रोजगार न केवल आय सुरक्षा प्रदान करे बल्कि टिकाऊ आजीविका, सुदृढ़ परिसंपत्ति और दीर्घकालीन ग्रामीण सुदृढ़ समृद्धि में भी योगदान देता है। केवल इसका मतलब यहाँ ये नहीं है कि रोजगार देने की गारंटी की जाए, साथ ही साथ जो टिकाऊ आजीविका, किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका है, रोजगार को बढ़ाया जाए, किस प्रकार वहाँ जो आधारभूत जो संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस प्रकार उसको मजबूत किया जाए, और दीर्घकालीन ग्रामीण जो समृद्धि है उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, इस पर इसके अंतर्गत बात की गई है। विकेंद्रीकरण और पंचायतों की भूमिका हमने देखी है कि इसमें जो पंचायत है उनकी भी भूमिका इसके अंतर्गत रखी गई है। किस प्रकार कन्वर्जेंस और समन्वय इसके अंतर्गत रखा जाएगा, स्थानीय स्तर का निर्णय है वो किस प्रकार इसके अंदर शामिल किया जाएगा, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। जैसा कि हम इसमें देखें कि पंचायतें हैं, कार्यक्रम अधिकारी है, जिला प्राधिकारियों हैं, इनको भी अपने अपने स्तर पर योजना बनानी है जिसका क्रियान्वयन और निगरानी की शक्तियाँ निहित करती है, और राष्ट्रीय स्तर पर उसका क्या काम किया जाएगा उसको देखेगा, वो उसको समन्वय स्थापित करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, और आपस में उसको जोड़ने का प्रयास इसमें किया जाएगा। रोजगार और परिसंपत्ति का सृजन भी इसके अंदर है। 125 दिनों की इसमें आजीविका की गारंटी बात की गई है। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करता है कि रोजगार, उत्पादक, टिकाऊ और जलवायु अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण में योगदान हो। ऐसा नहीं है कि 125 दिन में कुछ भी करवा ले, इस प्रकार का कार्य किया जाए जो उत्पादक हो, टिकाऊ हो और जलवायु अनुकूल की परिस्थितियों के निर्माण में योगदान दे। रोजगार सृजन और परिसंपत्तियों के निर्माण को परस्पर पूरक उद्देश्य के रूप में परिकल्पित किया गया है। यहाँ एक दूसरे के दोनों सप्लीमेंट्री है, पूरक है। रोजगार का भी निर्माण करना है और ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों का भी निर्माण करना है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यही उद्देश्य हो कि उनको रोजगार दिया जाए, है ना, लेकिन साथ ही साथ रोजगार भी हो और वहाँ ग्रामीण क्षेत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत संरचना है, उसका भी विकास उसमें हो, जो दीर्घकालीन ग्रामीण विकास और अनुकूलन को समर्थन प्रदान करता है। इसमें टेक्नोलॉजी का भी समावेशन है। अधिनियम के अंतर्गत प्रौद्योगिकी या तकनीक एक बाधा नहीं है बल्कि एक सक्षम माध्यम के रूप में उसको सम्मिलित किया गया है। उसमें टेक्नोलॉजी में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को भी शामिल किया गया है कि बायोमेट्रिक उसमें प्रमाणीकरण हो, जियो टैगिंग हो, रियल टाइम डैशबोर्ड के माध्यम से जो प्रौद्योगिकी है उसके माध्यम से जो पारदर्शिता है, किसी प्रकार का उसमें भ्रष्टाचार न हो, उसको इसके अंदर शामिल किया गया। जबकि धारा 20 है वो ग्राम सभाओं द्वारा सोशल ऑडिट को भी सुदृढ़ करती है और ग्राम सभाओं द्वारा उसमें सोशल ऑडिट भी किया जाएगा जिसके सामुदायिक निगरानी रहेगी, उसमें पारदर्शिता रहेगी और समावेशन का कार्य भी इसमें रहेगा। और अंत में हम बात करें बेरोजगारी भत्ता। ये अधिनियम बेरोजगारी भत्ते के संबंध में पहले के योग्य ठहराए जाने वाले प्रावधानों को हटाता है और एक अर्थपूर्ण वैधानिक सुरक्षा उपाय के रूप में पुनर्स्थापित करता है। यानी किसी प्रकार के इस प्रकार के नियम हो जो बेरोजगारी भत्ते को मतलब अयोग्य ठहराता है, उन सभी को हटाते हुए केवल यही बात करता है कि अगर निर्धारित अवधि के भीतर उनको रोजगार उपलब्ध नहीं होता है तो उनको क्या दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और यहाँ 15 दिन के पश्चात अगर उनको रोजगार नहीं मिलता है तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ एक महत्वपूर्ण जो हाल फिलहाल में चर्चा का विषय है वीवीजी राम जी, उसके बारे में चर्चा की। कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमने देखा है। इसकी पीडीएफ भी आपको डाल दी जाएगी उसमें भी, और इसको विशेष रूप से आप देख लीजिएगा। किसी प्रकार के कोई सुधार की आवश्यकता है आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक जिस पर हमें पहले बात करनी चाहिए, आपके जो सुझाव है सार्थक मेरे लिए अनुकरणीय है, मैं बिल्कुल उस पर कार्य करूँगा।